हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है शरीर द्रव तथा परिसंचरण चल रहा है, जिसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर नंबर 9। और इस लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे विद्युत हृदय लेख यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ECG। इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं बच्चों? ECG। मतलब आज के क्लास में हम बात करेंगे बच्चों ECG क्या है, ECG का पूरा नाम क्या है, ECG की आवश्यकता कब पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है आदि के बारे में बात करेंगे। क्या ECG जांच के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि हृदय अटैक यानी हार्ट अटैक जो है वो आने वाला है? क्या इसके सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी महत्व है, कैसे इसकी जांच की जाती है आदि के बारे में इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम कुछ देखते हैं जो हमारी NCERT कह रही है कि क्या है ECG, किस मशीन के माध्यम से किया जाता है और कैसे किया जाता है। चलिए बच्चों, ECG के बारे में जानते हैं। हम अक्सर देखते हैं टीवियों में, मोबाइल पर, किसी पिक्चर में, किसी सीरियल के जरिए कि एक मशीन में जो इस प्रकार की एक मशीन होती है, मरीज भर्ती होता है, कुछ इस प्रकार की हमारे सामने उस मशीन में लाइनिंग चलती रहती हैं और एक पीप पीप की आवाज़ जो है वो आती रहती है। इस प्रकार की लाइनें उस स्क्रीन पर चलती रहती हैं। बस यही है बच्चों हमारी क्या ECG। तो देखिए, जब कोई बीमार व्यक्ति हृदयाघात के कारण यानी उसको हार्ट अटैक आया है, उसके कारण निगरानी मशीन यानी कि उस मशीन में एक मशीन से जुड़ा हुआ है, उस मशीन को हम कहते हैं निगरानी मशीन, जो उसकी हृदय की हर एक मूवमेंट पर अपनी नज़र जो है वो बनाए रखती है। उस मशीन को कहते हैं हम निगरानी मशीन यानी कि मॉनिटरिंग मशीन। उसकी बॉडी को, जो मरीज है, पेशेंट है, उसकी बॉडी को पूरी तरह से मॉनिटराइज किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है, तो उस पर रखा जाता है और हमें पीप पीप की एक जो आवाज़ है वो सुनाई देती है, एक ध्वनि हमें आवाज़ सुनाई देती है, पीप पीप। ठीक है बच्चों, जो एक मशीन की होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो उस मशीन का नाम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं उस मशीन को। ये इस प्रकार से स्क्रीन होती है और उसमें इस प्रकार से लाइनिंग चलती रहती है बच्चों, इस प्रकार से। तो ये क्या है बच्चों? जो मशीन है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये जो केवल ग्राफ आ रहा है बच्चों, इसको हम कहते हैं, तो जिसका उपयोग विद्युत हृदय लेख, इसको कहते हैं, इस ग्राफ को विद्युत हृदय लेख यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मशीन को तो नाम देते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है, जिसमें जो स्क्रीन लिखी जाती है, स्क्रीन दिखाई देती है हमें, जो लाइनिंग नजर आती है बच्चों, वो हमारी कहलाती है ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोकार्डियो जो ग्राफ है वो उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है बच्चों। और इलेक्ट्रोकार्डियो जो ग्राम है वो हमारे पास जो कागज आता है जिस पर इस प्रकार की लाइनिंग नजर आती है, उसको कहते हैं ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, को प्राप्त करने में किया जाता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है, उसके द्वारा ECG प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों। ECG हृदय के हृदय चक्र की, अब हृदय चक्र बच्चों अपन ने पिछले लेक्चर में बात की थी, हृदय चक्र किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते। कि एक हृदय स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर अगले हृदय स्पंदन प्रारंभ होगा, उसके बीच में हृदय में जितने भी चेंजेस आते हैं उन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं बच्चों? हृदय चक्र कहते हैं। तो ECG जो है वो हृदय के हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। जो हृदय में जो क्रियाकलाप होंगे उनको विद्युत क्रियाकलापों का क्या करेगा बच्चों? आरेख के रूप में प्रस्तुतिकरण देगा। आरेखीय प्रस्तुतिकरण है, एक डायग्राम बनाकर उसको हमें शो करेगा। ठीक है, कौन बच्चों? ECG। बीमार व्यक्ति के मानक ECG प्राप्त करने के लिए, अब देखो बच्चों, तरीका है कैसे ECG की जाती है, कैसे करेंगे। तो देखिए, मानक ECG प्राप्त करने के लिए जो बीमार व्यक्ति है उससे मशीन के माध्यम से रोगी को 3 विद्युत लीड लगाई जाएंगी। आपने देखा हो सीने पर लगाई जाती हैं वैसे तो, लेकिन हमारी NCERT में 2 विधियां दे रखी हैं ECG ज्ञात करने की। एक ओल्ड तरीका है, हालांकि कुछ हॉस्पिटल्स में अभी भी वो क्रिया जो है वो चलती है, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट उसमें चेस्ट पर लगाई जाती है जो लीड है।
तो इस ईसीजी को प्राप्त करने के लिए जो बीमार व्यक्ति है उसके ईसीजी बनाने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीडों द्वारा जोड़ दिया जाता है और उनकी जो है वो लगातार निगरानी करके प्राप्त कर सकते हैं क्या, ईसीजी। ये लीड कहाँ लगाई जाती है? दोनों कलाइयों पर, यानी कि यहाँ पर दोनों कलाइयों पर लगाई जाएंगी और बाईं एड़ी पर, यानी कि जो हमारा लेफ्ट पैर है उसकी जो एड़ी है वहाँ पर लगाई जाती है। 3 लीडें हैं, 2 तो कहाँ लगेंगे बच्चों? कलाइयों पर लगेंगे 2, और एक जो है बच्चों वो लेफ्ट हमारी जो एंगल है, एड़ी है, उस पर लगाई जाएगी। ठीक है बच्चों, 3 लीड। ये पुरानी विधि है। अब और अगर बात करें हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए और अच्छी अगर हमें ईसीजी प्राप्त करनी है, और ये तरीका वास्तव में अभी जो है लेटेस्ट अधिकांश हॉस्पिटलों में इसका यूज किया जाता है। तो हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों को सीने से जोड़ा जाता है। तो आजकल जो है बच्चों 3 लीड की जगह कई सारे तार यानी कि लीड्स का यूज किया जाता है, और कलाई या एड़ी पर नहीं बल्कि इनको कहाँ जोड़ते हैं बच्चों? सीने से जोड़ा जाता है। एक जेल जैसे माध्यम के जरिए उनको सीने पर लगाया जाता है। कहाँ लगाएंगे बच्चों? सीने पर लगाया जाता है और उनके माध्यम से ईसीजी को प्राप्त किया जाता है। अब देखिए बच्चों, ये है हमारे पास एक ईसीजी। डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन है ऑफ किसका? स्टैंडर्ड ईसीजी, यानी ईसीजी का ये डायग्रामेटिक जो है अपने को प्रेजेंटेशन करके दिखाया गया है कि ईसीजी क्या है। तो बच्चों ये आपको डायग्राम बनाना है। ये जो संरचना है यहाँ पर, इसको नाम दिया गया है बच्चों पी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दिया है क्यू, फिर उसके बाद आगे जो ग्राफ प्राप्त होगा वो आर, फिर नीचे की ओर चल रहा है एस, फिर यहाँ पर नॉर्मल एक प्लेन लाइन है, उसके बाद ये आती है टी, उसके बाद फ्लैट लाइन, और उसके बाद वापस यहाँ से कौन शुरू हो जाएगा? पी। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमारे पास क्या है बच्चों? एक ईसीजी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए हमारे पास एक ये ईसीजी है बच्चों, जिसमें हमें पता है पी, क्यू, आर, एस, टी। ये जो 5 आपके पास जो अक्षर हैं, इनके माध्यम से इस ईसीजी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो बच्चों क्या है, इस प्रकार से आपको क्या बनाना है? चित्र बना लेना है। ये लो, ये यहाँ नाम दोगे पी, क्यू, आर, एस, और इसको नाम दे देंगे अपन टी। तो ये है बच्चों हमारे पास एक आइडियल ईसीजी। अब इनमें पी का मतलब क्या है, क्यू क्या है, QRS कॉम्प्लेक्स क्या है और T क्या है, इन सब के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। आइए बच्चों जानते हैं कि ECG जो है उसके प्रत्येक चरमोत्कर्ष, अब चरमोत्कर्ष बच्चों जैसे ये P है, ये अपने पास R है, तो ये प्रत्येक जो लूप है, पीक है ना, जो हमारे पास प्रत्येक चरमोत्कर्ष यानी कि पीक जो चोटी बनी हुई है बच्चों, इनको कहते हैं पीक। तो प्रत्येक जो पीक है को किससे दर्शाते हैं? P से लेकर T तक दर्शाया जाता है। जितने भी लूप आएंगे उनको P से लेकर T तक दर्शाया जाएगा, जो हृदय की विशेष विद्युत क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। ये दर्शा रहा है कि हृदय में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। हृदय में आने वाले चेंजेस को हम दर्शा रहे हैं बच्चों किसके द्वारा? P, Q, R, S, T के जरिए। देखिए अब सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट है, हम सबसे पहले इस P वेव की बात करेंगे कि P तरंग क्या है। सबसे पहले P तरंग की बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये जो है P और जो QRS है, ये दोनों जो हैं वो डीपोलराइजेशन को दर्शाती हैं। किसको दर्शाएंगे बच्चों? डीपोलराइजेशन को आपको याद कर लेना है। ये भी हृदय की, या मैं कह दूं डीपोलराइजेशन को दर्शाती हैं, और जो Q है, सॉरी Q नहीं बच्चों, T है, वो रीपोलराइजेशन को दर्शाती है। अब यहां पर क्या है बच्चों? डीपोलराइजेशन P और QRS दर्शाएंगे और रीपोलराइजेशन जो है वो T दर्शाती है। हमारी हिंदी मीडियम की किताब में यहाँ के लिए अध्रुवण शब्द दिया है जो कि गलत है, इसलिए इंग्लिश मीडियम की जो वर्ण है, टर्मिनोलॉजी है, वो हमें याद करनी है। ठीक है बच्चों, P तरंग के बारे में बात करते हैं, P वेव के बारे में, कि यह आलिंदों के उद्दीपन, यानी कि उद्दीपन को कहेंगे बच्चों हम डीपोलराइजेशन, यानी जो डीपोलराइजेशन है इसका मतलब है उद्दीपन। यानी वहां पर जो SAN नोड था, पढ़ा बच्चों, SAN, ABN, पुरकिंजी तंतु, हिजके बंडल, सारे हम पढ़ के आए हैं। तो डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है बच्चों? उद्दीपन। और कहाँ उद्दीपन हो रहा है बच्चों इस समय? जब P वेव बनी है तब हमारे आलिंदों में, और कितने? दोनों आलिंदों में। ठीक है बच्चों,
तो यह आलिंदों के उद्दीपन यानी डीपोलराइजेशन को दर्शाता है। तो जो पी वेव है वो आलिंदों के उद्दीपन यानी डीपोलराइजेशन को दर्शाता है, जिससे जो दोनों आलिंद है उनका संकुचन होता है। कुल मिला के डीपोलराइजेशन का मतलब हो गया उद्दीपन, यानी कि किसका, आलिंदों का। यानी आलिंद क्या करेंगे बच्चों, प्रकुंचन। क्या करेंगे बच्चों, प्रकुंचन। प्रकुंचन को हमने कहा था बच्चों सिस्टोल। तो ये एक तरह से प्रकुंचन, सिस्टोल या डीपोलराइजेशन यानी कि उद्दीपन को दर्शाता। इस समय मतलब सीधी सी बात है, जब पी वेव बनी है इसका मतलब आलिंदों का क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, उनका प्रकुंचन हुआ, सिस्टोल हुआ। दोनों आलिंद पिच के हैं। पी का मतलब दोनों पिच के हैं। कौन पिच के हैं बच्चों, आलिंद। ठीक, तो डीपोलराइजेशन उद्दीपन दर्शाएगा। उद्दीपन किसका, तो हमें उद्दीपन दर्शाएगा बच्चों किसका, आलिंदों का। और इससे क्या होता है, दोनों की दोनों जो आलिंद हैं वो पिचकते हैं, उनका प्रकुंचन होता है यानी कि सिस्टोल होता है। अब चलते हैं बच्चों, हमारे पास सेकंड जो है इसको कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बच्चों जटिल या सम्मिश्र। हिंदी में अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिखेंगे QRS सम्मिश्र या जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स। 3 इसमें जो है वो स्टेप दिए हैं। अब देखिए ये क्या है बच्चों, ये निलय के डीपोलराइजेशन को दर्शाता है। इसने तो आलिंद का डीपोलराइजेशन दर्शाया, इसने जो दर्शाया है वो है निलय का डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आलिंद का डीपोलराइजेशन, यहां पर निलय का डीपोलराइजेशन। अच्छा, अपना हिंदी मीडियम की जो किताब है इसको कह रही है बच्चों विध्रुवण, लेकिन इसको वो कह रही है हमारी एनसीईआरटी अध्रुवण। तो आप बुक के अनुसार इसको याद नहीं करें, आप इसको विध्रुवण ही याद करें। इंग्लिश मीडियम डीपोलराइजेशन बता रही है, ठीक है, तो आपको डीपोलराइजेशन याद करना है। सबसे पहले कौन सी वेव बनेगी बच्चों, पी वेव, आलिंदों का कॉन्ट्रैक्शन। QRS जो है वो कॉन्ट्रैक्शन दर्शाएगी किसका, निलय का। तो यह निलय के डीपोलराइजेशन यानी कि वही प्रकुंचन को दर्शाता है, जिससे निलय का क्या हो जाएगा बच्चों, संकुचन शुरू होता है। तथा संकुचन जो है वो तरंग कहां से शुरू होगा, इस Q के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। Q तरंग के तुरंत बाद जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि प्रकुंचन यानी कि सिस्टोल किसका, निलय का प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि जो Q है उसके तुरंत बाद निलय का संकुचन प्रारंभ होगा। तो Q किसका संकेत हो गया बच्चों, निलय के प्रकुंचन का। ये आलिंदों का प्रकुंचन, ये जो है स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा Q के बाद, वहां से निलय का प्रकुंचन शुरू होगा। और निलय का प्रकुंचन जो है वो Q, R और S तक रहेगा। और S किसका सूचक हो जाएगा फिर बच्चों, ये तो स्टार्टिंग का सूचक है और ये एंड का सूचक है कि हाँ निलय अब पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। तो संकुचन Q तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है, जो प्रकुंचन का सूचक होता है। कोई दिक्कत बच्चों इसमें नहीं होनी चाहिए। आलिंद का निलय का शुरू, यहाँ पर जो निलय का प्रकुंचन है वो खत्म। अब T क्या है बच्चों, T तरंग या T वेव जो है यह निलय का उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। और यही आप लिख लेंगे बच्चों रीपोलराइजेशन। आपको यही कोष्टक में ब्रैकेट बना के लिखना है, ब्रैकेट बना के क्या लिखना है, रीपोलराइजेशन। तो ये तो बच्चों डीपोलराइजेशन किसका, आलिंद का, ये भी डीपोलराइजेशन निलय का। और ये जो है बच्चों वो दर्शाता है रीपोलराइजेशन किसका, निलय का। तो ये दोनों किसके लिए हैं बच्चों, निलय के लिए, ये दोनों निलय के लिए। और ये जो है पी वो प्रकुंचन किसके लिए, आलिंद के लिए। तो जो यह निलय को वापस उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तथा टी तरंग का अंत, अब किसका अंत है बच्चों, जो टी तरंग का जैसे ही अंत होगा, टी तरंग यहाँ पर पहुंचेगी, वो प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का सूचक है कि यहाँ पर जाकर जो है वो प्रकुंचन क्या हो जाएगा बच्चों, समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे पास ECG। अब देखिए बच्चों ECG का क्या फायदा है, क्यों किया जाए। एक निश्चित समय में QRS सम्मिश्र यानी कि कॉम्प्लेक्स की, हिंदी में लिख लेंगे बच्चों, की संख्या गिनने पर एक मनुष्य की जो हृदय स्पंदन दर है वो निकाली जा सकती है। कितनी बार ये बन रही हैं वो उसकी क्या आ जाएगी बच्चों, हार्ट रेट। ये और तो क्या कहा बच्चों, QRS सम्मिश्र। अब इसकी काउंटिंग करनी है अपने को,
1 मिनट में कितनी बनेंगी? तो की गिनती करने पर एक मनुष्य की हृदय स्पंदन दर भी निकाली जा सकती है। तो कितने QRS कॉम्प्लेक्स बनेंगे बच्चों? एक नॉर्मल, एक स्वस्थ व्यक्ति में ये 72 PQRS कॉम्प्लेक्स बनेंगे, क्योंकि हमारा हृदय स्पंदन कितनी बार होता है बच्चों 1 मिनट में? 72 बार। तो कितने QRS कॉम्प्लेक्स बनेंगे बच्चों? 72 बनेंगे। यद्यपि तरह तरह के व्यक्तियों की ECG संरचना और आकृति सामान्य होती है। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की अगर अपन ECG कराएंगे तो वो सामान्य आएगी, नॉर्मल आती है बच्चों, लेकिन इस आकृति में कोई परिवर्तन किसी संभावित असामान्यता या बीमारी को इंगित करती है। अब देखिए बच्चों, ये तो एक नॉर्मल ECG है, लेकिन बाई चांस कभी कभी कुछ इस प्रकार की ECG आ रही हैं, तो फिर ये नॉर्मल नहीं है बच्चों, ये एबनॉर्मल ECG है। मतलब ये बता रही हैं ECG कि उस व्यक्ति के हृदय में है कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई जो दाब जितना उत्पन्न होना चाहिए उतना दाब या तो नहीं हो रहा है उत्पन्न, या फिर कम हो रहा है, या फिर ज़्यादा हो रहा है। तो बीमारी को ये इंगित करती हैं, संकेत करती हैं, अतः इसका चिकित्सकीय महत्व बहुत ज़्यादा है। तो फाइनल रिजल्ट क्या है बच्चों? इसका जो चिकित्सकीय जो महत्व है, जो चिकित्सकीय महत्व है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस जांच के आधार पर हम पता लगाएंगे कि किस व्यक्ति को ECG की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब हृदय से संबंधित रोग हो सकते हैं और किसी हृदय से संबंधित रोग नहीं है। कहा जाता है डॉक्टरों के द्वारा कि आपकी अगर 30 साल से ज़्यादा उम्र है तो आपको हर 6 माह में, कितने माह में? हर 6 माह में एक ECG आपको करवा लेनी चाहिए। नॉर्मली जो ECG की कीमत है बच्चों 150 रुपये होती है। एक अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओगे तो 150 रुपये है वहाँ पर चार्ज ECG का। अब ये लगभग 200 तक पहुँच सकती है, हालांकि इससे ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर ज़्यादा महंगी हॉस्पिटल है तो फिर ज़्यादा भी हो सकती है। तो 150 और 200 रुपये में आपको 6 महीने में ECG करवा लेनी चाहिए। इतना खर्चा कुछ भी नहीं है बच्चों, है ना, क्योंकि ये हमारी लाइफ का सवाल होता है। तो हर 6 माह में, 30 की उम्र के बाद हर 6 माह में एक बार ECG आपको करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ECG लगभग 6 माह में ही हमारे हृदय के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको पहचानेगी और हमें बताएगी कि आपके हृदय में कोई गड़बड़ चल रही है। उससे हम क्या होगा बच्चों, इसके बाद जैसे ही हमें पता लगेगी कि हमारी जो ECG है वो एबनॉर्मल आई है, यानी कि नॉर्मल नहीं है, तो फिर हम इसके बाद एक और जांच करा सकते हैं जिसको नाम देते हैं बच्चों इको। क्या नाम देते हैं? इको। और इस जांच से फाइनल कंक्लूजन जो है वो निकल के आता है कि हाँ, हमारे हार्ट में इतनी प्रॉब्लम है, इतना ब्लॉकेज है, इतना नहीं है। वो किसके माध्यम से पता चलेगा? इको के माध्यम से। कब? जब ECG में प्रॉब्लम आएगी तब करवाते हैं इको, और इसकी रेट लगभग 1200 से लेकर 2000 रुपये के आसपास है। ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल्स में जो इको है वो 2D इको वो उपलब्ध है। आप ECG अगर प्रॉब्लम आती है तो इको करवा सकती हो। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात की है बच्चों ECG की। ये हमारे पास एक ECG है। ECG जिस मशीन द्वारा की जाती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और इसमें किसके द्वारा दर्शाते हैं बच्चों? P, QRS और T के द्वारा। ये नेले के प्रकुंचन को समाप्त कर देता है, यानी वापस अपनी अवस्था में आएगा, मतलब फैल जाएगा। QR और जो S है ये दर्शाती है निलय के प्रकुंचन को, कॉन्ट्रैक्शन को, और जो P है वो दर्शाती है बच्चों आलिंदों के प्रकुंचन को। तो बच्चों ये छोटा सा वीडियो था, मिलते हैं अगली क्लास में। 2 वीडियोज और आएंगे, इसके बाद जो हमारा ये वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।